चलिए बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, 67 नंबर प्रश्न की बात मैं कर रहा था, कर लिए थे, 68 भी कर लिए थे, 59 भी कर लिए थे। आइए 70 नंबर की बात मैं करूं। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया किससे होता है जी? तो डायलिसिस से होता है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस से होता है। 71 रक्त दाब मापने का यंत्र बताइए जी। रक्त दाब को यानी ब्लड प्रेशर को मापने का एक यंत्र है, इसको कहते हैं सिस्मोग्राफी मीटर। सिस्मोग्राफी मीटर, मैनोमीटर, सिस्मोग्राफी मैनोमीटर है जिसके द्वारा हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं। 72 नंबर में आइए, क्या बोला भाई? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन भाई किसने किया था? कौन वैज्ञानिक? विलियम हार्वे ने किया। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। अगला कहता है शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? सीरा। क्या कहते हैं? सीरा। अब आता है 74 नंबर में, अशुद्ध रक्त वाले वाहिनी। अशुद्ध रक्त वाले वाहिनी कौन है भाई? सीरा। कौन है? सीरा। इसको याद रखिएगा, अशुद्ध रक्त वाले वाहिनी, वाहिनी का मतलब जो है नस, नली, वो है सीरा है, और शुद्ध वाला धमनी है, लेकिन अशुद्ध वाला सीरा है। और शरीर के हृदय और जाने वाली रक्त वाहिनियां जो सीरा है, हृदय की ओर जो जाता है वो सीरा है, और अशुद्ध रक्त को ले जाता है वो सीरा है। हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनियां माने हृदय से शरीर में फैलेगा तो वह कहते हैं धमनी। अशुद्ध रक्त को बहाने वाले रक्त जो है वो उसको कहते हैं धमनी। अब आता है 77 नंबर में, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण होता है भाई किससे होता है? तो वृक्क से होता है, किडनी से होता है मूत्र का निर्माण, इससे याद रखिएगा चीज को। अब आता है 78 नंबर, वृक्क में बनने वाले पथरी माने वृक्क में माने किडनी में जो बनता है पथरी, किडनी मतलब पत्थर जो बनता है वो इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सिलेट कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सिलेट कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट के नाम से जानते हैं। जो पथरी है वो कैल्शियम ऑक्सिलेट है ना। सो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस चीज को। आते हैं 79, रक्त 1 बिलियन। रक्त 1 बिलियन तो कैसा भाई? कौन सा बिलियन है? अम्लीय, क्षारीय, बस कैसा है? तो क्षारीय है। बच्चे याद रखिएगा, रक्त 1 बिलियन कैसा है? तो क्षारीय, इसको याद रखना है। आता 80 नंबर की बात करते हैं तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो याद रखिएगा। 81 नंबर में, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 भाई नॉर्मल हम लोग का है 120/80 होता है, सो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब आता है 82 नंबर में, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगभग समय कितना लगता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण पूरे बॉडी में घुलने में कितना लगता है इसको? तो 23 सेकंड लगता है, पूरे शरीर में घुल जाता है एकदम जो है। जितना भी मान लिया जाए कि आपके बॉडी में 5 से 6 लीटर रक्त है और उस रक्त में तुम कोई बाहर से इंजेक्शन ले रहे हो तो उसको घुलने में कितना सेकंड लगेगा? तो 23 सेकंड में आपके बॉडी के प्रत्येक हिस्सों में चला जाएगा वो, और जहां दिक्कत है वहां पर वो मैनेज कर देता है, वहां पर ठीक कर देता है, मरम्मत कर देता है, क्या बोलता है, मेंटेनेंस कर देता है ना। तो वो जाने के बाद तो 23 सेकंड के अंदर में वो काम करना चालू कर देता है। अब आता है 83 नंबर में, हृदय की धड़कन का नियंत्रण। हृदय के धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। हृदय के धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। आते हैं 84 नंबर की बात मैं करता हूं, है ना। जराविक सेवन। जराविक सेवन जो है क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। जराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है, यानी कि मानव के ओरिजिनल हृदय और वो बना दिया है कृत्रिम हृदय, जिसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी बदल दिया जाता है, वो नहीं है ना। इसको हम नहीं बोल सकते हैं, ये तो एक आर्टिफिशियल है, लेकिन एक ऐसा ही जो है क्या बोलता है, जराविक सेवन जो है कृत्रिम हृदय के रूप में इसको जाना जाता है। ऐसा ही होता है लेकिन ये नहीं है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। आइए आते हैं 85 नंबर सवाल को लेकर के, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन भाई कैसे होता है? तो रक्त द्वारा होता है। शरीर में रक्त का परिवहन कैसे होता है? तो भाई शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? तो रक्त के द्वारा होता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आइए अगला नंबर 86 में बात करते हैं, तो पीत होता है।
पीत होता है। भाई कैसा होता है? पीले रंग का क्षारीय द्रव, पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। सो याद रखिएगा इस चीज को। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 87 में। पीत का पीएच वैल्यू, पीत का पीएच मान 7.7 होता है। अब बताओ ये अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है? कमेंट करके जरूर इसे बताएं कि ये क्या है। आइए 88 नंबर में आप क्या होता है ना, पित्त स्वान्वित होता है, पित्त स्वान्वित होता है। भाई कैसे स्वान्वित होता है? यानी कि पित्त का निर्माण कहां हो रहा है? तो यकृत में हो रहा है, लिवर में हो रहा है। इसको याद रखिएगा, पित्त का निर्माण यकृत में या लिवर में हो रहा है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए 88 क्वेश्चन तक के हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं 89 से, सो याद रखिएगा इस चीज को। आइए 89 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। यकृत यानी जिसे लिवर बोला जा रहा है में भविष्य के लिए भंडारित रहता है कौन सा विटामिन रहता है जी? विटामिन ए भविष्य के लिए भी भंडारित रहता है। अगर मान लो खत्म हो गया तो भविष्य में यदि विटामिन की जरूरत पड़े ए का तो यकृत के द्वारा लिया जा सकता है, यानी विटामिन ए यकृत दे देगा। अब आता है 90 नंबर क्वेश्चन में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा कहां होगा? पित्ताशय में होगा, गोल ब्लैडर में होगा। इसको याद रखिएगा चीज को। आइए 91 नंबर में हाइड्रोफोबिया रोग। हाइड्रोफोबिया रोग किसके वजह से हो रहा है? तो ये विषाणु की वजह से हो रहा है। और ऐसे भी हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है ना, कुत्तों में देखा जाता है, जिसको रैबिस कहते हैं, और रैबिस एक विषाणु की वजह से होता है। तो हाइड्रोफोबिया उसमें देखा जाता है। पागल कुत्ते में उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। पानी यदि उसके हम छोड़ दें, थोड़ा सा भी मात्रा में डाल दे तो वो भागना चालू, पागल कुत्ता भाग जाएगा तुरंत। तो ये होता है विषाणु, उसमें विषाणु ये बात आ जाता है। ऐसे ही कुत्ते पर पानी हल्का डालो, देखो भागता है कि नहीं, क्योंकि हाइड्रोफोबिया उसको बीमारी है, पानी से ज्यादा लगाव नहीं है। तो इसको, और जिसको पानी से लगाव होता है उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोजोफिलिक, हाइड्रो का मतलब माने वाटर, वाटर मतलब पानी, और फिलिक मतलब होता है सुलभ, सुलभ मतलब प्यार। जो पानी से प्रेम करता है उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और हाइड्रोफोबिक यानी हाइड्रोजोफोबिक, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फोबिक का मतलब होता है हेटिव, नफरत। जो जल से नफरत करता हो उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखेगा। अब आता है 92 में। विषाणु की खोज की। भाई विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवान वास्की ने किया था। इवान वास्की ने किया था। विषाणु का खोज किसने किया था? इवान वास्की ने किया था। सो याद रखेगा। आता है बात यहाँ पर विषाणुओं का अध्ययन। विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं, और जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो इसको याद रखेगा। अब आता है रानीखेत बीमारी फैलती है किसके वजह से? तो वायरस की वजह से। और ये रानीखेत बीमारी किधर में होता है? मुर्गी में, है ना। किसमें होता है? मुर्गियों में होता है। तो याद रखेगा इस चीज को कि रानीखेत वायरस जो है, वायरस की वजह से होता है ये। 95 में आइए। जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग। फूड एंड खुरपक्का मुपक्का जरा कहते हैं, या मुपक्का खुरपक्का कहते हैं। तो वो जो होता है किसके वजह से हो रहा है? कौन सा सूक्ष्म जीव की वजह से हो रहा है? विषाणु की वजह से हो रहा है। तो इसको याद रखिएगा। आता 96 में। कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन लिखा है ना कि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी को कहते हैं। अब आता है यहाँ पे 97 में। बिल्कुल ध्यान में रखेगा। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज का। शैवाल की कोशिका भित्ति जो बनी होती है, ऐसे ही प्लांट का जो है सेल, वो बना होता है कोशिका भित्ति के द्वारा, मैंने सॉरी सेलुलोज के द्वारा बना होता है। इसको याद रखेगा। आगे आते हैं 98 में। बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज किसने किया था? लेवनहुक ने। रॉबर्ट हुक, लेवनहुक। तो रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका का खोज किया था, लेकिन लेवनहुक, एंटोनी वॉन लेवनहुक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। उसमें ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु का खोज इन्होंने किया था, एंटोनी वॉन लेवनहुक ने। आते हैं 99 में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में होता है। और ध्वनि का गति सर्वाधिक होता है वायु में। ध्वनि का गति सर्वाधिक होता है, गति तो वायु में होता है, याद रखेगा। आता है 101 प्रश्न में। ध्वनि की चाल, मैंने ध्वनि का चाल कितना है? तो 760 मिली प्रति घंटा। 760 मिली प्रति घंटा। 1 घंटा में 760 मिल पार कर जाएगा वो। कौन? ध्वनि का चाल उतना है।
और ऐसे देखें तो 332 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से देखें तो, यदि घंटा के हिसाब से देखो तो 760 मैंने जो है मिली जाएगा। और 102 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो वायु है गैसों का मिश्रण, वायु कैसा है, गैसों का। अब यहां पर याद रखना कौन कौन सा मिश्रण है, तो N2 मिश्रण है जो कि आप 78% जानते हो, O2 है जो कि 21% जानते हो, है ना, आपको CO2 है जो कि 0.03% है, H2 है जो कि 0.02% है, और बाकी अदर गैस है। तो ये वायु का मिश्रण है, इसको याद रखिएगा। वायु गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन, यानी वायु ही क्या है, नाइट्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस और भी गैस, सभी गैस ही है। तो गैस में गैस विलयन है, यानी कि वायु एक गैस में गैस विलयन है, इसको याद रखिएगा। 103 में 104 नंबर प्रश्न में कहता है कि ध्वनि तीव्रता की इकाई, ध्वनि तीव्रता का इकाई, ध्वनि का इकाई क्या है, तो डेसिमल, डेसिमल, डेसिबल जो होता है उसको याद रखिएगा। 105 नंबर हवा का वाष्प घनत्व, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो 14.4 होता है, वाष्प घनत्व 14.4 होता है। आइए 106 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रा है, प्रकाश वर्ष मात्रा है भाई किसका है, तो दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रा किसका है, दूरी का। अब आते हैं 107 नंबर प्रश्न में, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर। इतना याद रखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 टू दी माइनस 12 किलोमीटर होता है, तो याद रखिएगा। अब आते हैं 108 नंबर प्रश्न की बात मैं करता हूं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रा कौन है, पारसेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रा कौन है, पारसेक, इसको याद रखिएगा, पारसेक है। 109 नंबर में जड़ों के रूपांतरण को क्या कहते हैं, मूली एवं गाजर, जड़ों के रूपांतरण को क्या कहते हैं, मूली एवं गाजर, मूली एवं गाजर। सो इसको भी ध्यान में रखिएगा, मूली और गाजर माने किसका, तो जड़ों का रूपांतरण। आप याद रखना, आगे मतलब मॉर्फोलॉजी चैप्टर में हम ये बात को सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, वहां पर रूट को परिवर्तन होते दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, कौन कौन रूट किस रूप में परिवर्तन होता है। चलिए 109 नंबर प्रश्न तक के हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं बच्चे लोग, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ध्यान में रखना है, माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। 200 समथिंग आएंगे क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आने वाले हैं इस ऑब्जेक्टिव में, पूरे के पूरे याद कर लेना है, बस पूरा याद करने का ध्येय रखना है इस चीज को, समझेगा विद्यार्थी जी। और शेयर नहीं करना भूलिएगा, बिल्कुल इस चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, और कमेंट करना तो भूले मत, अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करें, है ना। आइए देखते हैं 110वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं, क्या कहता है 110वें नंबर प्रश्न में। तने की रूपांतरण भाई किस में हो रहा है, आलू और प्याज में हो रहे हैं। भाई पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथ, ये इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इस जगह पर है मास्टर ग्लैंड, है ना, मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये मस्तिष्क में होते हैं। 112 नंबर मास्टर ग्रंथि कहलाती है, भाई किसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो वही पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। 113 नंबर प्रश्न की बात करें, दो प्रमुख वंशानुगत रोग, दो प्रमुख वंशानुगत रोग के बात बताइए, एक है वर्णांता, दूसरा है हीमोफीलिया। वर्णांता जिसमें कलर का पहचान ही खो देता है, यदि लाल दिखाओगे तो हरा दिखेगा और हरा दिखाओगे तो लाल दिखेगा, इसीलिए रेलवे ड्राइवर यदि कोई बनता है तो इससे पहले उसका आंख जांच होता है, और आंख जांच इसलिए होता है क्योंकि उसको लाल दिखाने पर वो लाल ही दिखे बल्कि हरा ना दिखे, वरना इस स्थिति में ट्रेन को रोकने का रहेगा और यहाँ दाएं बाएं काट करके भगाते रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए पहले आई जांच बहुत जरूरी है यहाँ वर्णांता में। और हीमोफीलिया में तो जानते ही हैं, कटने छटने पर रक्त निरंतर बहते रहता है, इसको हीमोफीलिया रोग कहते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। 114 नंबर प्रश्न की बात मैं करता हूं, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांता का वर्णन किया, सर्वप्रथम मनुष्य के वर्णांता के बारे में वर्णन किया, वो किसने किया भाई, हेरसर ने किया था। कब किया था, तो 1876 ईस्वी में किया था, 1876 ईस्वी में किया था। सो ये बिल्कुल ध्यान में रखेगा कि 1876 ईस्वी में किया था। आइए 115 नंबर प्रश्न की बात मैं करता हूं, विद्यार्थी लोग ध्यान में रखेगा, एक वर्णांता व्यक्ति में पहचान नहीं होता, एक माने वर्णांता व्यक्ति में पहचान नहीं होता है, देखिए नहीं पहचान होता है, तो यानी हरा एवं लाल, कौन सा वर्णांता में कौन सी, अभी जस्ट बोले थे कि हरा और लाल का पहचान नहीं होता है,
हरा दिखाओगे लाल दिखेगा उसको, लाल दिखाओगे हरा दिखेगा उसको वर्णांतर रोग में, इसलिए याद रखें ये चीज को। आइए 116 नंबर में थोरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थोरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो भाई किसमें स्रावित होता है, माने कौन सा ग्रंथि से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे याद रखें, थायराइड ग्रंथि से थोरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। सो क्लियर कीजिएगा। 117 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। बच्चे लोग बहुत मतलब जो इंपॉर्टेंट जीके है, महामैराथन है, ये कोई भी कंपटीशन में आपको दे सकता है। आप ये नहीं समझिए कि मतलब जो है केवल एक रेलवे में है या फिर ऐसा कुछ है, नहीं, हर एक क्षेत्र में ये देगा। अब ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि मतलब जो है क्लास 11 से लेकर 12 तक के और 12 से भी अपर सोचे तो एसएससी के क्षेत्र में ये सवाल आ सकते हैं, या बीपीएससी के क्षेत्र में आ सकता है, या आप देख सकते हो टीचर वाले बीपीएससी के क्षेत्र में आ सकता है, बिहार पुलिस में हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपटीशन में आपको ये जीएस जो है बहुत ज्यादा आने वाले हैं। एक नजर एक बार इसको बिल्कुल सुने और पढ़ें और इसको याद रखें, कंप्लीट आपको होगा। आइए 118 नंबर सवाल की बात मैं कर रहा हूं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो बताइए किसमें होता है भाई, कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, कवक एवं शैवाल, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए 119 नंबर की बात मैं करता हूं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम, लार में पाए जाने वाले एंजाइम, तो बताइए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। सो बिल्कुल इसको याद रखिएगा कि लार में एंजाइम कौन सा पाया जाता है, टाइलिन। आइए 120 नंबर प्रश्न की बात मैं करता हूं। प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, भाई किसमें प्रोटीन का पाचन कहां हो रहा है, याद रखिएगा आपके डाइजेस्टिव यानी पाचन तंत्र में देखें तो छोटकी आंत में, किसकी आंत में, छोटकी आंत में कौन सी हो रहा है भाई, प्रोटीन का पाचन हो रहा है, इसको याद रखिएगा। 121 नंबर प्रश्न की बात मैं करूं तो मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, भाई मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहां से होता है, भोजन उठाए मुंह में डालें मुंह से ही चालू हो जाता है पाचन की प्रक्रिया। लोग खाने के समय में चबाते हैं, पूरा एकदम चबाते जाते हैं, तो क्या होता है, चबाने के समय में लार ग्रंथि से निकलते हैं टाइलिन, और टाइलिन जो है इस कार्बोहाइड्रेट को यानी 100% कार्बोहाइड्रेट में से 30% कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के मुख में ही पाचन की क्रिया हो जाता है। तो याद रखिएगा चीज को कि मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से ही। अब आइए 122 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पचे भोजन का अवशोषण होता है, पचे भोजन का अवशोषण होता है, भाई किसके द्वारा पचे भोजन का अवशोषण हो रहा है ना, तो छोटकी आंत के द्वारा हो रहा है, जिसको इलियम कहते हैं, छोटकी आंत में इलियम होता है ना, बिलाई जरा कहते हैं, उसी के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। 123 नंबर प्रश्न, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, वही टिबिया कहां भाई, टांग में, पैर में, टिबिया और फुबला। आप देखिए जी, यह है यह देखिए टिबिया और फुबला, यह देखिए दोनों, है ना, यह फीमर, यह टिबिया और फुबला, यह पेटोला, यह टार्सल, यह मेटाटार्सल, यह फ्लैजेलेट। तो बिल्कुल यहां पर देखो, इसको तीर खींच के इधर ले आए हैं, है ना, पढ़ने के लिए, यहां आने के लिए तैयार नहीं था, जबरदस्ती लेके आए हैं, कोई बात नहीं है, फिर से रख देते हैं इसको। आइए टॉपिक में, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहां पे आइए इसको लेकर के ही आते हैं यहां पे। देखिए ये है कंकाल तंत्र, भाई इसमें हम बहुत सारे बातों को सीखने वाले हैं, आप देख सकते हो, है ना। टिबिया और फुबला की बात जो कर रहे थे, है ना, एकदम ओरिजिनल है लेके लिए, यह है टिबिया फुबला, याद रखिए, ये है फीमर, ये है पेटला, ये है माने टिबिया और फुबला, है ना, फुबला और टिबिया हो गया, टार्सल हो गया, मेटाटार्सल हो गया, फ्लैजेलेट हो गया। ये पैर में आप 30 गो हड्डी, इस पैर में 30 गो हड्डी, टोटल 60 हड्डी, हाथों में 60 हड्डी, 30 इधर होता है। इस प्रकार से सभी देखे तो पूरा का पूरा हड्डी होता है। मैं एक दिन कंकाल तंत्र स्पेशल लेकर के आऊंगा और उसको पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, हर एक सवाल का मतलब जवाब मिलेगा आपको। चलिए आइए फिर से कमबैक होते हैं। तो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहां, टांग में पाई जाती है।
आइए 24 नंबर 124 नंबर क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं। भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन को पचाने में कौन सहायक होता है भाई? एंजाइम। भोजन को पचाने में कौन सा है? तो एंजाइम। इसे बिल्कुल याद रखिएगा, भोजन को पचाने में एंजाइम काम कर रहा है। 125 नंबर क्वेश्चन में एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल के रूप में, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आइए 126 नंबर की बात मैं करता हूं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है। पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन क्या चीज में बदलता है जी? एमिनो अम्ल में बदलता है। पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन बदलता है एमिनो अम्ल के रूप में। सो याद रखिएगा इस चीज को। आइए 127 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज का निर्माण होता है भाई। याद रखिएगा, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन के रूप में? माल्टोज के रूप में माने बनता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आइए 128 नंबर प्रश्न की बात मैं कर रहा हूं। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या, भाई शरीर में एमिनो अम्ल की कितना होता है जी? 22। बिल्कुल याद रखिएगा, एमिनो की कितनी होती है संख्या? 22 होती है। सो बिल्कुल ध्यान में रखना है। आइए 129, शरीर में उत्पादकों का निर्माण प्रोटीन से। शरीर में उत्पादकों का निर्माण, शरीर में उत्पादकों का निर्माण, शरीर में उत्तकों का निर्माण, उत्तकों का निर्माण किससे है? प्रोटीन से हो रहा है। उत्तक जो बन रहा है, टिश्यू जो बन रहा है, प्रोटीन से बन रहा है। इसको याद रखिएगा। अब 130 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, हड्डियों एवं दांतों में मुख्यतः पाया जाता है। हड्डियों और दांतों में मुख्यतः पाया जाता है। बोलिए क्या पाया जाता है भाई? कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। हड्डी और दांत में दोनों में पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस, यही दो चीज से बना हुआ होता है। आइए 131 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था, और ये रिसाव वहां कौन सा गैस रिसाव हुआ था जिसकी वजह से हजारों व्यक्ति की मौत हो गया था? उसी कंपनी के अंदर में। आइए उसका नाम है MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देखिए हम लोग अभी 131 प्रश्न के बारे में क्लियर कर चुके हैं। आइए अब बात करते हैं 132 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 132 नंबर प्रश्न क्या है? 132 नंबर प्रश्न में कहता है काला हीरा तथा काला सीसा। काला हीरा तथा काला सीसा ये जो है कैसा है भाई? क्रमशः कार्बोनेट और ग्रेफाइट है। कार्बोनेट और ग्रेफाइट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आइए 133 नंबर प्रश्न की बात मैं करता हूं। जीवन रक्षक हार्मोन, भाई आपके जीवन रक्षक हार्मोन कौन है? तो इसको याद रखिएगा, एड्रिनल हार्मोन, जो कि जीवन रक्षक के रूप में एड्रिनल हार्मोन होता है। आइए 134, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है? पत्ती है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कौन है? पत्ती है। तो बिल्कुल याद रखें। 135, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, हरित लवक के कारण होता है। 136, पत्तियों का रंग पीला होता है, भाई किसके कारण? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। आइए 137 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पर्णहरित में उपस्थित मुख्यतः, भाई पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा धातु उपस्थित होता है जी? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम होता है। तो याद रखिएगा। 138, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलन किसकी वजह से हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण की वजह से हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। यदि कोई प्लांट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना करे, याद रखिए प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन ही बताया जाता है ना, कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का मतलब यहां पर होता है। आइए 139 नंबर प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। पौधे का खाना तैयार करना, भाई पौधे का खाना तैयार कौन कर रहा है? तो भाई प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हो रहा है खाना। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होगा तो खाना बनेगा उसका, वरना नहीं बनेगा। 140, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, भाई किसी में होता है अधिक? तो लाल रंग के प्रकाश में होता है। कौन से प्रकाश में होता है? कौन से रंग में होता है? तो लाल प्रकाश में ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। आइए 141 में, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, किससे निकलता है? तो जल जो जड़ से लिया गया था वही जल से ऑक्सीजन को निकाल देता है और हाइड्रोजन को छोड़ देता है, यानी कि वहां से बनता है। आइए 142 में, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, प्रथम स्थिर यौगिक है
कौन? फास्फोग्लिसरीन अम्ल। फास्फोग्लिसरीन अम्ल जो है वो स्थिर होता है। आइए 143 नंबर में, राइजोम पादप, राइजोबियम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। भाई याद रखिए, राइजोबियम या राइजोम पादप का भूमिगत है, तना नहीं होता है, इसको याद रखिए। 144 में, दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु, राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम जीवाणु है। आइए, दलहनी फसलों में ज्यादा ही मात्रा में पाया जाता है, जैसे में मसूर में आप देख ले, चना में देख ले, अरहर में देख ले, उन सभी के पौधे के जड़ों में उसके पास एक गांठ होता है, उसी गांठ में ये राइजोबियम बैक्टीरिया यानी जीवाणु के रूप में मौजूद होता है, जो उर्वरक शक्ति देने का काम करता है और अधिक फसल उत्पन्न करता है। सो याद रखिएगा। आइए 145 नंबर में बात करते हैं, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करता है, किससे? नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में रहता है, उससे नाइट्रोजन ग्रहण कर लेता है। आइए 146 नंबर में, पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन जाइलम द्वारा होता है, संचालन द्वारा होता है ना। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा 147 नंबर में, यहाँ पे पादप में खाद्य पदार्थ को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। विभिन्न अंगों माने पौधे में खाद्य पदार्थ को पहुंचाना तो फ्लोएम के द्वारा, लाना है तो जाइलम के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अब आता तने के वृद्धि दर मापी जाती है ऑक्सीजनोमीटर के द्वारा, ऑक्सीजनोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। आइए 149 नंबर में, आत्मघाती थैली, बोलो। अरे भाई, तुम्हारे बॉडी में सेल है, सेल में कौन एक ऐसा अंग है जो आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो याद रखिए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। 150, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे। और याद रखना, ना पढ़े तो ले डूबे, ना पढ़े तो ले डूबे। याद रखना कि लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, और नहीं पढ़ोगे भैया तो ले डूबे। डी डूबे तो यहाँ तो अपना नाम बना ही लिया है, लेकिन ना पढ़ोगे तो यही होगा। याद रखिए। 151 में, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है, किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आइए 152 में, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 153, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, बहुत याद रखना, कोर्नवर्ग नामक वैज्ञानिक ने इस के बारे में बताया था कि डीएनए का संश्लेषण होता है ना। तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। 153 नंबर प्रश्न तक के मैं आपको बात कर लिया हूं, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है विद्यार्थी। अब मैं अगले फिर से इसी तरह से बहुत सारे प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव के रूप में लेकर के आऊंगा सभी कंपटीशन के लिए। इसलिए आज के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले ना। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।